I'ma blow up. Yeah. Hey guys, welcome back to the platform of Baba Gang. This is Nikita, your biology mentor. So इस लेक्चर में हम रेस्पिरेशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए ये बहुत बेसिक है. अगर आपने डाइजेशन टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो खुद से ट्राई करना. फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. फाइन. सो रेस्पिरेशन जो भी ये कलरफुल हाईलाइट एंड ऑल सब दिख रहा है, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं समराइज कर देती हूँ. उसके पहले कुछ बेसिक चीजें बताते हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है. तो हम ये दोनों टर्म बहुत केयरलेसली यूज करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. रेस्पिरेशन होता है फूड का, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, फूड का ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये होता है रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैस हम करते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज ब्रीथिंग. तो बहुत इजी है दोनों, लेकिन बहुत डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, अब रेस्पिरेशन की टाइप्स देखें तो रेस्पिरेशन होता है 3 टाइप का. इन जनरल 2 टाइप का पढ़ते हैं सब, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में होता है. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो सेल में क्या होता है, सेल में हमारा फूड गया अब्जॉर्ब होके, अब सेल उसे यूटिलाइज करेगा एनर्जी बनाने के लिए. तो ग्लूकोज है सपोज करो साइटोप्लाज्म में सेल के, तो वो पाइरूवेट बनाएगा. तो ये पाइरूवेट जो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसके साथ साथ एनर्जी भी बनेगी. तो पाइरूवेट के साथ फर्दर क्या होगा, रेस्पिरेशन, बेसिकली उनका ब्रेक डाउन होगा. तो जब वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तब एथेनॉल बनता है, CO2 और एनर्जी बनती है. लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड होता है वो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, फूड का इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है. तो जब फूड अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं होगा तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगी. राइट. वहीं देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड कंप्लीट होता है, अच्छी तरह यूटिलाइज होता है और एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होती है. तो क्लास 9th में आपने सेल चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पढ़ा होगा कि वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ATP बनाई जाती है. तो ये रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कौन सा, ये वाला. ठीक है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ईस्ट यूज. ईस्ट में बेसिकली होता है फर्मेंटेशन रिएक्शन, मतलब बेकरी या फिर ब्रूअरी इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं जो अल्कोहल ब्रूअरी में बनता है. बेकरी तो पता ही है. तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी, एरोबिक में एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी, साथ में CO2 और वाटर भी रिलीज होगा. ठीक है, इतना तो क्लियर होगा, बहुत इजी है. ठीक है, अब अगर हम अपने तीसरे टाइप के रेस्पिरेशन की बात करें तो वो है पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है. ये होता है हमारे मसल सेल्स में. जिस दिन आप पहले दिन बहुत ज्यादा जोश चढ़ गया, फिर बहुत सारा वर्कआउट कर लिया, उस दिन आपके बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा. राइट. तो होता क्या है कि एनर्जी प्रोडक्शन में मसल में जो ऑक्सीजन स्टोर है ना वो भी यूज कर लेता है मसल एनर्जी बनाने में. तो वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये लैक्टिक एसिड रीजन होता है हमारे बॉडी के क्रैम्प्स में. ठीक है, जो क्रैम्प्स हम आते हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्लियर है. अब देखते हैं ये जो एनर्जी बनी ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में, और ATP यूटिलाइज कौन करता है, सेल, सारे एक्टिविटीज करने में. ठीक है, तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन्हें करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें ATP देनी पड़ती है, देना पड़ता है. एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो. और जो रिएक्शंस एनर्जी रिलीज करते हैं रिएक्शन के टाइम पे वो होते हैं हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, ATP का फुल फॉर्म पता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. जब यूटिलाइज हो जाता है, जब यूज हो रहा होता है, तब कन्वर्ट हो जाता है ADP
प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब स्पेसिफिकली प्लांट्स के बारे में बात करें तो रेस्पिरेशन कौन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस कौन करता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। और एक और तरीका होता है, दो सेल्स के बीच में अगर बीच में बहुत ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस है तो वहां पे गैसेस भी ज्यादा होंगे। वो गैस सेल कैसे यूज करता है, डिफ्यूजन के हेल्प से। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या होता है, कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पास ऑन होती है तो वो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, फाइन। अब अगर हम ट्रीज की बात करें तो नाइट के टाइम पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, बिकॉज लाइट नहीं मिलता उस टाइम पे, तब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो CO2 भी यूज नहीं होगा। तब प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को रिमूव कर देते हैं और O2 को गेन कर लेते हैं। ठीक है, अगर वही हम ड्यूरिंग डे टाइम की बात करें तो CO2 की जरूरत है तो CO2 गेन करेंगे और O2 करेंगे रिमूव। तो इसीलिए बोला जाता है कि नाइट के टाइम पे ट्रीज के पास नहीं जाना चाहिए या फिर नहीं सोना चाहिए, बेसिकली बोला जाता है, बिकॉज यही रीजन है, वहां पे CO2 बहुत ज्यादा होता है और O2 की डेफिशिएंसी हो रही होती है, कोई भूत का प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, ओके। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब लैंड एनिमल्स, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, तो हम कैसे रेस्पायर करते हैं, अगेन हमने गलत टर्म यूज किया, हम कैसे ब्रीथ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू वी ब्रेथ, वी ब्रेथ दी ऑक्सीजन, हम ब्रीथिंग करते हैं ऑक्सीजन की। लेकिन जो एनिमल्स अंडर वाटर रहते हैं तो वो करते हैं जो पानी में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसे यूटिलाइज। तो पानी में तो बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है, इसी के वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होती है वो एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फाइन। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है फिशेस। फिश क्या करते हैं, वो पूरा पानी अपने माउथ में ले लेते हैं, वो पानी उनके गिल्स जो होते हैं उनसे क्रॉस होता है, बिकॉज गिल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, तो जो भी ऑक्सीजन है वो ब्लड क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर वो पानी जो बचा खुचा बाहर चला जाता है। ह्यूमंस में या फिर मैमल्स की बात करें तो हमारे में एल्वियोलाई होते हैं, है ना। एल्वियोलाई पता है लंग्स में होते हैं, जो सबसे जहाँ पे मेन पार्ट जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा होता है। तो ये गिल्स हो गए या फिर एल्वियोलाई हो गए, ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, पतले होते हैं, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस बहुत इजीली पॉसिबल हो सके। वरना अगर एग्जांपल ले लो हाथ का, तो हाथ से कभी डिफ्यूजन होगा, कभी नहीं होगा, लाइफ में कभी रेस्पिरेशन या डिफ्यूजन नहीं कर सकते आप इससे। इसीलिए एल्वियोलाई या फिर गिल्स जो स्ट्रक्चर्स है ये सब सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, ताकि रेस्पिरेशन ब्रीथिंग अच्छे से हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैस अच्छे से हो सके। ठीक है, और इनका जो सरफेस एरिया होता है, कॉन्टैक्ट एरिया भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी एक्सचेंज हो सके। तो आई होप गाइस सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, रेस्पिरेशन के बेसिक्स क्लियर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेसिफिकली ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करेंगे और मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ठीक है, सो गाइस कीप वॉचिंग द लेक्चर्स, कीप रिवाइजिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।